Good morning to all of you. Today we are going to discuss the DPPs of projectile motion. So projectile motion का DPP1 आपने इसको ट्राई किया होगा. क्वेश्चंस इसमें 19 दिख रहे हैं और जो भी डाउट्स हो आप वन बाय वन को बोल सकते हो. इसके बाद DPP 2 और 3 पर आ जाएंगे हम लोग. Yes, so any doubt from DPP first? Question number 19. Okay, 19 को भी हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का है. हालांकि आंसर दे सकते हैं लेकिन इंक्लाइंड प्लेन अभी नेक्स्ट लेक्चर को होगा, उसके बाद आप कर लोगे. 19 के अलावा अगर टाइम बचेगा तो हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे, नॉट एन इश्यू. पहले वो जो हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 9, 12, 13, 4 भी है, 8 भी है, 15, 17 और लास्ट में 19. क्वेश्चन नंबर 5 भी है. ओके, 7, yes we can count 7, 18, 13, yes we have counted. 2, 12 and 13 we have counted. 12 and 17. Okay, so most of the doubt आपके इन क्वेश्चंस में से है. तो अगर आपने इनको कर भी लिया तब भी आपको केयरफुली सुनने का कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको. 3B एडिशनल है. सो क्वेश्चन नंबर 3, 8, 10, 14 सीम्स लाइक कि सभी हो जा रहे धीरे से. हाँ, सो वुड यू रेट दिस DPP एज इजी, मॉडरेट और हार्ड? अब भी सॉल्व करते हैं उसके बाद रेटिंग कर सकते हैं. 16th चलेगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. इसके अलावा भी कुछ और को कंसर्न है तो आपको बोलेगा. सो जस्ट 1 मिनट, मैं आपके चैट्स को ऑन कर देता. सो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा. हाँ, हम लोग डिस्कस कर चुके थे सिमिलर टाइप का. तो हम लोग 2 पर आते हैं. इट सेज कि एक हंटर है और ये जो हंटर है 10 और 11 को भी काउंट कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. इट सेज अ हंटर टेक्स an aim at a monkey sitting on at a tree or on a tree on होना चाहिए था and fires a bullet. तो एक मंकी है जो कि किसी ट्री पर है और हंटर उसको एम करके फायरिंग करता है. Just when the bullet leaves barrel of the gun, it so happens that the monkey begins to fall freely. The bullet will, ऑप्शंस है कि मंकी को ऊपर से जाएगा, मंकी के नीचे से जाएगा, मंकी को हिट करेगा, मे हिट मे नॉट हिट. एक अच्छा क्वेश्चन है और ये वर्टिकल मोशन को के कॉन्सेप्ट्स को लिंक करता है. तो पहले तो क्वेश्चन और डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि लेट्स से ग्राउंड है और यहाँ कहीं मंकी पाया जाता है एंड देन एक हंटर ने मंकी को एम किया था. ऐसा मतलब वो मंकी को डायरेक्टली फायर करके मारना चाह रहा था लेकिन उसने गलत किया था, अगर आपको पता हो. क्योंकि अगर वो मंकी की डायरेक्शन में यू करेगा और थीटा करेगा तो हंटर ने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारा बुलेट स्ट्रेट लाइन में जाएगा और मंकी को हिट करेगा. बट हम लोग जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में बुलेट नहीं जाएगी, बुलेट जाएगी एक पैराबोलिक पाथ पर. और अगर मंकी वहीं पे बैठा रहता ट्री पर तो मंकी को बुलेट डेफिनेटली नहीं लगती, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ये जो हंटर है या तो बहुत नया होगा या फिर बहुत एक्सपर्ट रहा होगा.
एक्सपर्ट इन द सेंस कि जैसे ही उसने बुलेट फायर किया तो उसको एक्सपेक्टेड होगा कि मंकी ट्री को छोड़ देगा, तो t=0 पर ये इस तरह से फायरिंग करता है, तो इसका जो पाथ आएगा वो इस तरह से जाएगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा, जो हम लोग पैराबोला पढ़ चुके हैं। ऐसा आगे जा रहा होगा और भी आगे जाएगा, मैंने आधा बनाया हुआ है, और मंकी इस तरह से आ रहा होगा, वर्टिकली मोशन करेगा। तो दो मोशन हमने को एक साथ देखने हैं, मंकी का एज वेल एज प्रोजेक्टाइल का। अब अगर ये बुलेट उसको हिट करेगा, अगर ये बुलेट हिट करेगा तो दोनों सेम लोकेशन पर आना चाहिए यहाँ पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब बुलेट हमारे यहाँ पहुंचता है तो हमको देखना है मंकी किधर है, क्या मंकी ऊपर था या मंकी नीचे था, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या चलने वाला है उसके लिए अपने को हमारे पास और भी तरीके आ जाएंगे अभी रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद। आप देखोगे कि रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद हम एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में वॉच किया करेंगे और जल्दी से आंसर आ जाएंगे इस तरह के डिसीजंस कि वो हिट करेगा या नहीं करेगा जब कभी दो पार्टिकल्स की मोशन चलेगी। यहाँ पर हम लोग लेमैन जैसा काम कर सकते हैं, मतलब बेसिक वे से सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसने ये भी नहीं बताया यू कितना है, बस थीटा के बारे में कुछ बोला हुआ है। सो क्या किया जा सकता है, सॉल्विंग कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि इसको इतना फॉल होने में जितना टाइम लगेगा तो क्या उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। अगर इसको इतना फॉल होने में और इसको यहाँ तक जाने में दोनों टाइम बराबर आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यस वो हिट करने वाला है ना। आप किस तरह से इसको आंसर करेंगे, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं। ये केस यही है या फिर अलग, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हंटर मिक्स एम, हाँ डाउन साइड से कर रहे हैं। एक और ऐसा पॉपुलर क्वेश्चन रहता है जो हम सेव लेवल पे फायर करते हैं तो वो भी उसको जाकर के हिट करता है। तो इसमें अपने को कई सारी कैलकुलेशन करके चेक करनी पड़ेगी। अगर हम कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहें तो व्हाट वी कैन डू, तो t=0 पर ये जा रहा है, ये h कितना जाएगा, हाफ GT², यू नो दैट कि ut प्लस हाफ AD² होगा, उसका वेलोसिटी 0 रहेगा तो ये डाउन साइड इतना जाएगा गया होगा। मोर ओवर t टाइम के बाद इसका x डिस्प्लेसमेंट अपने को पता करना होगा, साथ ही साथ इसका y डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा और थीटा से लिंक करना होगा। लेट्स से कि जो टोटल डिस्टेंस थी इसको हम लोग कुछ h, इसको h1 एज्यूम कर लेते हैं और इसको h एज्यूम कर लेते हैं, और मे बी लाइक वो h है और इसको y बोल लेते हैं। सो क्या हम x और y के बारे में कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। I just wanted to avoid so much calculation, तो फिर भी करना पड़ेगा। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर आप tan थीटा यूज करोगे तो ये बनेगा h प्लस वाई बाई एक्स, isn't it? यहाँ से अपने को थीटा पता चल गया, और आप देखो कि अब इसकी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये इजीएस्ट पड़ेगा आपके लिए, माइनस gx² डिवाइड बाई ट्वाइस u² cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने को मिली है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस h, माइनस h। अगर एक ही टाइम पर ये यहाँ पर फॉल करता है, टी टाइम के बाद ये यहाँ पर रहता है, इसका मतलब है मंकी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y हो जाना चाहिए और x, y इसको जस्टिफाई करना चाहिए। अच्छा, तो मंकी के कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? क्या मंकी के कोऑर्डिनेट को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, वाई, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे y यूज किया है अगर ग्राउंड से देखें, और उसके लिए x यूज किया है यहाँ पर, तो x और y सेम कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी मैच करनी चाहिए।
अगर ये इक्वेशन मैच कर जाता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फॉल कर ये पॉइंट जो है उसी टाइम पर यहाँ पर लाई कर रहा होगा। मोर ओवर क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो किसी टी टाइम पर ये y कितना बनने वाला है। सो y की वैल्यू अपने पास होती है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके सो अगर हम h पर टेस्ट लेते हैं तो अपने को ये y पता चल गया है और ये h के बारे में हम इसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा h की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर है, तो इस y को हम लोग थोड़ा सा और भी लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज h। नाउ अगर हम लोग t के बारे में बात करेंगे हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम लोग ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि अबव होगा डाउन होगा। इट सीम्स लाइक कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये h है और ये h अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा कि यस ये वर्क करता है। तो h के लिए अपने को t पता करना पड़ेगा और यहाँ जाने के लिए भी अपने को t पता करना पड़ेगा। सो प्रोजेक्टाइल की और भी इक्वेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी बोलेंगे और y की वैल्यू तो अपने को ये लिखा ही हुआ है। हम चाहते हैं h की वैल्यू u x और थीटा के टर्म में। गुड, तो इसको मतलब y के टर्म में नहीं चाहिए अपने को, x के टर्म में चाहिए। अच्छा एक h का रिलेशन अपने को ये पता हुआ है तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू बेसिकली t की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से देखो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है u स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी वे पे निकल गए बट स्टिल वी कैन गेट अवर आंसर। देखो x स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल जा रही है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब बारो करो तो t स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 2h/g। तो क्या यहाँ से अपने को h की वैल्यू पता हो पा रही है। अब देखो h की वैल्यू अपने को कितना मिल रहा है, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो फिगर बनाया गया था इस पे ये प्रोजेक्टाइल था और यहाँ से मंकी फॉल कर रहा था। ये जो इक्वेशन बनाई गई थी ये इस थीटा को मेजर करके बनाया गया था। अच्छा ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो अपने को ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है एच के बराबर होनी चाहिए। अब आप देखो कि अगर ये पॉइंट मंकी को इस पे लाई करना है तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बराबर आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन बराबर आएगी तो हम बोलेंगे मंकी उसी लोकेशन पे पाया जाएगा जिस लोकेशन पे बुलेट पहुंचा है उसी टाइम पर। इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना था, इसका मतलब हमको प्रूफ करना था टू प्रूव दैट कि h की वैल्यू हमारे पास जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आती है। अगर h की वैल्यू हमारी इस नंबर के बराबर आई इसका मतलब है दोनों एक ही लोकेशन पर एक ही टाइम पर होंगे, दैट मीन्स वो इसको हिट करेगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन यूज की y वाली। हालांकि इसको ना भी यूज करते तो चलता। बेसिकली हम x डायरेक्शन पर आए तो x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू यहाँ से बाहर होगी। जब आप यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे या टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 2h/g। फिर आप देखोगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि टी स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे थीटा होगा। फिर टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी गई 2h/g। तो h की वैल्यू कितना निकल के आया है, एग्जैक्टली वही निकल के आया है जो यहाँ पर इक्वेशन में रिक्वायर हो रहा है। इससे हम लोग ने क्या प्रूफ किया, इससे ये प्रूफ हुआ कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एग्जैक्टली मैचेस। दैट मीन्स ये जो h की वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाती है। दैट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू जस्टिफाई हो जाती है। इसका मतलब है कि ये मंकी का कोऑर्डिनेट ये होगा और पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेट ये होगा, तो हम बोलेंगे कि ये उसको हिट करने वाला है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि इट विल बी हिटिंग द मंकी अगर ऐसा फायरिंग किया गया है तो। और भी लॉजिक लगा के दे सकते थे, ये प्योरली मैथमेटिकल बेसिस पर है। तो अपने ग्राफ बनाया, दोनों को एक ही लोकेशन पे देखा और प्रूफ किया कि क्या वो एक ही लोकेशन पे सेम टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। इफ यस हो जाता है।
सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपने एससीबी में किया होगा, पॉपुलर एग्जाम में भी आया है। ऐसा बोलेगा कि एक बुलेट को हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया है और यहाँ पर एक मंकी था, मंकी ये भी इसी को एम करके फायर कर रहा है। इसका मतलब आप एम करके फायर करो ना तो लगता ही लगता है। इसके बाद अगर ये फ्री फॉल करेगा तो बुलेट भी हमारा ऐसा जाएगा, वो भी इसको हिट करेगा जा करके। उसको भी सिमिलर तरीके से इक्वेशन बना करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग 3 पर आते हैं। आपने लगा सर डी नहीं आ सकता, देखो क्या ये डी नहीं हो सकता है। डी में आपको लग रहा है कि हम सारे केसेस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है मे हिट करे मे नॉट हिट करे, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। नो, आपने देखा कि ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि बुलेट की वेलोसिटी क्या है। हाँ, जाहिर सी बात है बुलेट की वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बुलेट यहीं पे फॉल हो जाए। बुलेट एटलीस्ट उस इस लेंथ को कवर करने में कैपेबल होनी चाहिए। तो अगर उतना वेलोसिटी है बुलेट का तो फिर वो इसको हिट करेगा, डेफिनेटली हिट करेगा, पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि जो एच हमको प्रूफ करना था एग्जैक्टली वही आ गया। इसको तो डेफिनेटली हिट करेगा, तो आपका आंसर होगा इट विल हिट डेफिनेटली। चलेगा, इसको एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे तो समझेगा। सो डेफिनेट हिट वाली कहानी है, पॉसिबिलिटी वाली कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थोड़ा स्पीड अप पकड़नी होगी, इसमें टाइम लग गया। आपने कुछ लिखा, मैं जल्दी से पढ़ता। कैन यू स्पेसिफाई विच सेट ऑफ इक्वेशंस इज फॉर द मंकी एंड विच वन फॉर द बुलेट? ओके, सो मंकी के लिए इक्वेशन एक ये है, दिस इज फॉर मंकी, एच इज इक्वल टू दिस। और ये जो इक्वेशन है ये दोनों के लिए, मंकी प्लस बुलेट, क्योंकि मंकी की हाइट यूज की गई है और बुलेट के लिए यूज किया गया है। तो दिस इज फॉर मंकी, दिस इज मंकी एंड बुलेट। और ये जो इक्वेशन है ये बुलेट के लिए। फिर इसके बाद सॉल्व किया गया। यहाँ पर भी आप इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये यूज में नहीं आया था, पहले डाइवर्टेड था थोड़ा। और ये जो इक्वेशन बनाया गया है ये भी अपना किसके लिए है? बुलेट के लिए। फिर ये मंकी और बुलेट को इसमें यूज किया गया, तो यहाँ पर हमने मंकी को और बुलेट को दोनों को यूज किया। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद आप इसको वॉच कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्चुअल को मैथ्स में लिंक करना थोड़ा सा टफ रहता है, तो टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इट वॉज कैलकुलेटेड that a shell, when fired from a gun with a certain velocity at a certain angle, should strike a given target. तो ऐसा बोलता है कि अगर एक गन को ऐसा फायर करते हैं सर्टेन वेलोसिटी से सर्टेन एंगल पे तो उसको हिट करने वाला है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट अ हिल जस्ट प्रिवेंटेड द ट्रेजेक्टरी। अच्छा, बीच में कोई एक हिल आ गया था, वो उसने उसके रास्ते को प्रिवेंट कर दिया और मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। At what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? अब देखो ये कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन लगता है, बट अगर आप इसको रिलेट करोगे तो शायद आप जल्दी से सॉल्व कर ले जाओगे। किसी ने सॉल्व किया थर्ड और आंसर निकाल पाया? कई लोगों ने किया होगा होपफुली। हाँ, सो इसने बोला कि आपने ऐसा फायर किया। गुड गुड, सो यू गॉट इट। यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये अपने को समझ में आ गया तो काम हो गया। ए से बी जब आप फायर कर रहे थे ना, तो ये ए से बी फायरिंग आपका ऐसा जा रहा था, लेकिन गलती से क्या हुआ कि यहाँ पर कोई हिल आ गया, तो आपको बी देख नहीं रहा, फायर नहीं कर पा रहे हो। इनिशियली एक थीटा एंगल अपने को दिया गया था, सो अपने को क्या करना, वहीं से फायर करना है। सर्टेन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को भी, यानी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना है, यू भी वही रहना चाहिए, लोकेशंस भी वही रहनी चाहिए, मतलब रेंज भी वही अचीव होना चाहिए। तो हमारे पास एक लॉजिक था कि अगर हमको सेम रेंज पे हिट करना है सेम स्पीड से, तो हमारे पास दो एंगल एग्जिस्ट करते हैं और ये हिल के ऊपर से जाकर के इसको हिट कर देगा। रेंज वोंट चेंज सो थीटा विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। गुड, सो पॉइंट था कि उसी पॉइंट को हमको कैच करना था। तो जो थीटा 2 आएगा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो सिंपल रूल क्या लग रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। अब उसने एंगल को पाई में रेडियंस में दिया है, तो आप 90 डिग्री नहीं लिखोगे वरना रॉन्ग हो जाएगा।
रेडियंस में लिखोगे, π/2 लिखोगे। ऐसा करने से थर्ड का अपने को आंसर मिल जाएगा। So this is how the language has to be broken in terms of the concepts. और कई बार आप देखोगे कि लैंग्वेज टफ, देखने में टफ लगेगा और कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा होगा जो हम 1 मिनट के अंदर आंसर दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में सिंपली π/2 में 5π/36 को सब्ट्रैक्ट कर देने का आंसर आ जाएगा। सो आंसर मैंने निकाला, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने बोला था, तो हम लोग 1 पर भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 says a projectile is thrown with a speed u at an angle theta। तो ये और ये जो थीटा है विद वर्टिकल है, आपको केयरफुल हो जाना चाहिए कि इसने थीटा वर्टिकल से ले लिया है। तो हमारा जो थीटा हुआ करता था और ये जो थीटा है, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इट्स एवरेज वेलोसिटी बतानी बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ ऑफ इट्स मैक्स हाइट। ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग क्वेश्चन बन गया कि इसमें आपको एक तो थीटा का नोटेशन बदल दिया है, दूसरा मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट को क्रॉस करने के लिए एवरेज वेलोसिटी पूछा है। सो मे बी कि अब में से कुछ लोगों ने इसको आंसर तक पहुंचा दिया हो, क्योंकि आपके डाउट भी नहीं थे। तो अगर आपने पहुंचा दिया तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड कि क्या एवरेज स्पीड होती है, क्या एवरेज वेलोसिटी होती है और क्या प्रोजेक्टाइल होता है। तो दोनों को मर्ज करके भी हम आंसर दे पा रहे हैं। अगर आप स्टक कर गए तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने का। ये थीटा नहीं है, हम जिसको थीटा यूज किया करते थे, ये इसको थीटा बोल रहा है। एक बार जिसको ये थीटा बोल रहा है उसको हम थीटा डैश नाम दे देंगे, चलेगा। और बाद में इस थीटा डैश को हम थीटा बोलने वाले, ऐसा अपना प्रॉमिस है, क्योंकि उसने थीटा डैश को थीटा बोला हुआ है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इस थीटा से यूज टू है। तो थीटा को, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो उसको एक बुलेट के लिए थीटा रखते हैं और बाकी को हम थीटा डैश बोलेंगे। बाद में हम एक रिप्लेसमेंट करेंगे, जहां भी थीटा डैश आएगा उसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे बाद में। उससे क्या होगा कि आपको अपने फॉर्मूला यूज करने में आसानी रहेगी, बट मेक श्योर कि आप बाद में उसको रिप्लेस करते हो। या फिर आप उसको थीटा मान के चलो, तो इसको थीटा डैश मान लो, फिर अपने थीटा को थीटा डैश से रिप्लेस कर डालो इक्वेशंस में। सो ये इसका पाथ रहेगा कुछ ऐसा। ए से थ्रो किया गया था, बी पर लैंड कर रहा था, यहाँ से इसकी ये मैक्सिमम हाइट थी और मैक्सिमम हाइट बाई 2, दैट मीन्स h/2 यहाँ पर कहीं मिलेगा अपने को। और इसी लेवल पर आप यहाँ पर जाओगे तो ये भी h/2 का मिलेगा। अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो रिमेंबर, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस के बराबर आएगा या लेंथ के बराबर आएगा। तो अपने को ये लेंथ रिक्वायर्ड है। लेट से इसको हम x12 बोल देते हैं। और 1 से 2 में कितना टाइम लगता है, तो t12 पता करना। अगर ये दो नंबर अपने को आता है, डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और फिर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। v sin थीटा, v cos थीटा, 2v sin थीटा, 2v cos थीटा, horizontal and in the plane of projection, horizontal in the plane of projection, horizontal and perpendicular to the plane of projection। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखोगे ना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इधर से इधर जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कुछ ऑप्शंस तो हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा ऑप्शन नहीं आंसर बन सकता है, जिसने बोला हॉरिजॉन्टल इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तो नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये गारंटीड है। अब क्या हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, तो आप बोलोगे वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब अपने पास बहुत नैरो चॉइस है, लाइक ए और बी में आंसर देना है। अब आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव मेथड भी लगा सकते हो, बहुत ऑब्जेक्टिव मेथड लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि थीटा के टर्म में दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये थीटा वर्टिकल से है, तो अगर हम थीटा को 0 कर देते हैं, 0, तो आप पाओगे कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल तो सीधे ऊपर गया होगा, क्योंकि थीटा ऊपर से 0 है, हालांकि हम थीटा डैश बोल रहे हैं। तो ये थीटा जब ऊपर के लिए 0 हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 0 करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसका रहा होगा 0, तो हमारा आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो थीटा को 0 करने से 0 आंसर है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो गया कि ये
बी ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि वो थीटा को 0 करने से 0 नहीं आ रहा है, तो केवल और केवल ए ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ये कॉमन सेंस, लॉजिक और जो भी आप बोलो इसको, उसके बेसिस पर हम आंसर दे सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि क्या 4 का आंसर 1 दिया गया। आप देखोगे 4 का आंसर 1 होना चाहिए। ये जो आपके लॉजिक्स होते हैं ना, ये परफेक्ट होते हैं, अपने को टाइम बताते बचाते हैं, और ये सब है। हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स से करना है तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये v sin थीटा ही आएगा, तो उसके प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एफर्ट देते हैं। तो इस तरह से अपने को इंटरप्रिटेशन भी आना है। एनीवे, प्रूफ कैसे करेंगे या फिर सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा काम करते हैं। आपको जो इनिशियल स्पीड दिया गया वो v दिया गया, तो हम उसको u अभी पकड़ते हैं, उसको बाद में u को v से रिप्लेस कर देंगे। तो बाद में अपने को कुछ रिप्लेसमेंट करने हैं। जहाँ पर v आएगा उसको, जहाँ पर u आएगा उसको v लिखेंगे, और जहाँ पर हमारा थीटा डेस जा रहा होगा उसको थीटा लिखेंगे लास्ट में। सो लेट्स गो अहेड। अपने को ये गैप चाहिए। हाउ टू फाइंड दिस गैप? उसको पता करने के लिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अगर अपने को ये पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x होगा, सिमेट्रिकल होता है, तो ये भी x हो जाएगा। और अगर दोनों x हो गए तो x12 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे x12 की जो वैल्यू आएगी ना, वो टोटल डिस्टेंस विच इज रेंज, रेंज में से हम 2x को कम कर देंगे, तो ये अपना काम बनाएगा। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम भी पता कर लेंगे, ये वाला टाइम। लेट्स इसका नाम x नॉट दे देते हैं, तो ये x नॉट होगा और ये भी हमारा 2x नॉट हो जाएगा। इसके टाइम को t नॉट दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने की जर्नी का t नॉट टाइम था, तो ये भी जर्नी t नॉट टाइम में अकर होने वाली है। तो हमको T1 से 2 जाने का जो टाइम होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 t नॉट कम कर देंगे। सो क्या अपने को एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा वो x12, दैट मीन्स रेंज माइनस 2x नॉट डिवाइडेड बाई t माइनस 2t नॉट के बराबर हो जाएगा। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से अप्रोच करते हो, कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, बट आइडिया जरूर रहेगा। क्या हम रेंज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक्स नॉट और टी नॉट अपने को निकालने की जरूरत है। अच्छा, टी नॉट टाइम में ये कितना हाइट जा रहा है? h/2। तो अपने पास एक थोड़ा सा लेंदी जाने वाला, हमको ऐसा लग रहा है। वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अच्छा, एक्स नॉट निकालने के लिए वो टी नॉट की अपने को जरूरत लगेगी। आप चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो कि एक इक्वेशन लगाते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h/2 हाइट चलेगा। तो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो, ये टी में h की जगह हम लोग h/2 रख देते हैं, कैपिटल h/2। तो ये कैपिटल h/2 हाइट हो जाएगी, और कैपिटल h की वैल्यू भी रख सकते हैं। कैपिटल h कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, तो ये 4g हो जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप पाओगे ये एच टी में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। इसमें टी को जब सॉल्व करोगे तो टी के दो रूट्स आएंगे। दो रूट्स कौन कौन से बता रहे होंगे? एक तो इस वाले टाइम के बारे में बता रहा होगा, कौन सा? जो पहला वाला टाइम था। और एक इस टाइम के बारे में बता रहा होगा, जो ये रहा होगा। अगर आप इसके दो रूट्स को T1 और T2 पकड़ते हो, तो इसमें से एक अपने लिए क्या रहा होगा? टी नॉट रहा होगा। कौन सा टी नॉट रहा होगा? जो सबसे छोटा वाला होगा, तो छोटे वाले को टी नॉट नाम दे देना है और यहाँ पे रख सकते हो। या फिर आप ये काम कर सकते हो कि इसी से हमको डेल्टा टी निकालना था ना, टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा टी लग रहा है हमारा, वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। T1 T2 निकाल करके उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने से आप देखोगे फायदा आएगा, क्योंकि जब इसको जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो अंडर रूट में कुछ आता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ही टर्म बचेगा, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये डेल्टा टी निकल के आया। और एक्स नॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक्स नॉट निकालने के लिए आप लिख सकते हो यू कॉस थीटा इंटू टी नॉट। अब एक्स नॉट की वैल्यू टी नॉट के टर्म में रख दोगे, टी नॉट की वैल्यू रख सकते हो, या फिर ये पूरा का पूरा टर्म को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हो? डेल्टा टी से।
दूसरा और पॉइंट है, रेंज की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो रेंज का जो फॉर्मूला उसको भी रख सकते हो। सो घर में एक बार ट्राई करने का, ये लेंथी कैलकुलेशन के साथ, अब देखोगे आपका आंसर ही आ जाएगा। तो जब कभी इतनी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन जाती है ना, तो हमारे ऑप्शन सपोर्टिव होते हैं। ये हमेशा ब्रेन में रखो कि जब कभी कैलकुलेशन हमारी टफ जाने को होगी ना, तो ऑप्शंस हमारे इतने सपोर्टिव होंगे कि हम उनमें से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसने ऑप्शन ऐसा दिया है। अब इसी में अगर वो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और एक v sin थीटा देता है, तो उन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो इसलिए ऑप्शन को रीड करके आंसर देने को ये इंडिकेट कर रहा है। फिर भी मैंने आपको आइडिया दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। आपने लिखा टाइम टू कवर h/2 डिस्टेंस वोंट बी t/4 एज टाइम कवर्ड। हाँ, ऐसा नहीं होगा। रिद्धि ने ऐसा बोला कि क्या ये t0 की वैल्यू t/4 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो तो तभी होता ना, आप सोचो ना कि अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता और ये पाथ लेंथ बराबर होती, मतलब बीच ये हाफ हाफ पे डिवाइड कर रहा होता है। आप देखोगे जब ये h/2 होगा, से पैराबोला है ना, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होगी। मोर ओवर सेम स्पीड से भी नहीं चल रहा है, तो हम इसको r/4 नहीं बोलेंगे, उसको हम r/4 नहीं बोलेंगे। एक्स नॉट को, एक्स नॉट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एक्स नॉट क्या होगा ना, ये जो डिस्टेंस आपको कैसे देखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड से होती है, तो हर टाइम इंटरवल पे बराबर चलता है। लेकिन जो वर्टिकल मोशन होती है, वो डी एक्सिलरेटेड और एक्सिलरेटेड मोशन होती है, तो हाइट्स बराबर टाइम पे बराबर नहीं जाएंगी। मतलब ऐसा कि अगर टी टाइम में एच जा रहा है तो t/2 में h/2 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है वर्टिकल मोशन के लिए। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके टेस्ट में भी आया था कि कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। सो सेम टाइम इंटरवल पर अलग अलग जाता है वर्टिकल पर, लेकिन हॉरिजॉन्टल में सेम टाइम पर सेम जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर आपको ऐसा बोलता है कि टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में आर चलता है, तो t/2 में कितना जाएगा, तो हम बोलेंगे r/2 जाएगा। t/4 में कितना जाएगा, r/4 जाएगा। तो r/4 जैसा टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या हम यहाँ पर x0 को r/4 बोल सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। आ, इसने ऐसा नहीं बोला है कि ये t/2 टाइम है या t/4 टाइम है। तो सिंस उसने ये t/4 टाइम नहीं बोला है, तो हम x0 को भी r/4 नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर हमारा t0 की वैल्यू t/4 आता, तो हम इसको r/4 बोल सकते हैं, या t/5 आता तो हम इसको r/5 बोल सकते हैं। सो पॉइंट इज कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो लीनियर होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपको कॉमन सेंस लगता है ना कि इतने में अगर इतना गया तो बाकी टाइम पे कितना जाएगा, या फ्रैक्शन में आप चेंज कर लेते हो, वो लीनियर मोशन के लिए कर सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में। वर्टिकल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो टी स्क्वायर आता है। आप देखो इक्वेशन में क्या आ रहा है, वाई डिपेंड्स ऑन टी स्क्वायर। सो अगर टी को डबल किया तो वाई डबल नहीं होने वाला है, 4 टाइम्स हो सकता है। टी को हाफ किया तो वाई हाफ नहीं होने वाला है। सो जो क्वाड्रेटिक रिलेशंस होते हैं, नॉन लीनियर रिलेशंस होते हैं, तो हम ये लॉजिक बंद कर देते हैं कि अगर t/2 जाता है, t/2 में h/2 जाता है, तो t/4 में कितना जाएगा। वो सेंस नहीं लगता है। वो सेंस कब लगता है? जब लीनियर रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। x में देखो, x t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम t को हाफ करेंगे तो x हाफ हो जाएगा, t को 1/4 करेंगे तो x 1/4 हो जाएगा। लेकिन t को हाफ करने से y हाफ नहीं होता है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे ले लेंगे, इसको आप इस लेंदी प्रोसेस से सॉल्व करोगे, अपने को आंसर मिलेगा। और ये हमने जो आपको एक्सप्लेन किया क्विक मेथड, वो आपको समझ में आ गया होगा, अपना आंसर वहां से हो जाता है। हाँ, इसमें अगर ये क्विक मेथड आपको ना समझाओ तो मैं जरूर बोल सकता हूँ। कैन यू प्लीज टेल हाउ वी कैंसल्ड ऑप्शंस इन क्वेश्चन 4? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन ही किए जाते हैं कि आप अपने को एलिमिनेशन मेथड से आंसर देना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 मिनट की कैलकुलेशन लगने वाली है। सो यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे मैंने कैंसिल किया? आप देखो कि आपने पिक्चर बनाया सबसे पहले। पिक्चर में डिस्प्लेसमेंट देखा, क्या डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 को ज्वाइन करोगे हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम लेवल पर जा रहे हो आप, h/2 पर।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल है, इसी प्लेन पर है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। सो वेलोसिटी की वही डायरेक्शन आएगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब वेलोसिटी हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा और प्लेन पर आएगा। तो हॉरिजॉन्टल और प्लेन पर होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन ए क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल है प्लेन पर है, ठीक है, तो ए कैंडिडेट है। बी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ये भी कैंडिडेट है। सी बोलता है हॉरिजॉन्टल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, गलत हो गया, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। डी कहता है वर्टिकल प्लेन पर तो है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मोर ओवर अब आपको बचा था ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। तो हमने ये बोला कि अगर थीटा, इफ थीटा बिकम्स जीरो, सो वी एवरेज शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर थीटा जीरो हो गया तो ये वर्टिकल मोशन करेगा और सेम हाइट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? जीरो। तो अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल मोशन जाता है तो h/2 पर दो बार आएगा, एक बार जाते टाइम पर, एक बार आते टाइम पर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? जीरो, क्योंकि सेम पोजीशन से सेम पोजीशन पर है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया। तो जब थीटा जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब sin थीटा में थीटा जीरो करोगे तो ये जीरो को जीरो बना देगा, लेकिन cos थीटा थीटा जीरो पे जीरो नहीं बनाएगा। इसका मतलब cos थीटा फेल टू मेक इट जीरो, तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए ए को मार्क कर दोगे। ओके, सो इसको एक बार फिर से आप सुन लोगे रिकॉर्डिंग को तो आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 says कि two bullets are fired horizontally simultaneously with different velocities for the same from the same place। तो आप दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को सेम प्लेस पे सेम टाइम पे फायर करते हो अलग अलग वेलोसिटी से। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड अर्लियर? तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और आपसे इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन को यूज कराना चाहता है। तो सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ और आपको समझ लेना है कि मैंने क्या बोला है, तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे बाउंड्री बना दिया। लेट्स से कि आपने दो बुलेट्स को फायर किया है, एक ये बुलेट है और दूसरा बुलेट ये, सेम सेम हाइट पर है ऑलमोस्ट, और ये हाइट h है। यहाँ से भी आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा तो फ्यूचर में काम आएगा। लेट से एक को आपने u1 वेलोसिटी से थ्रो किया, एक को u2 वेलोसिटी से थ्रो किया। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर फॉल करेगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो कम दूर पे फॉल करेगा। क्यों? इक्वेशंस हमको ऐसा बताएंगे और कॉमन सेंस भी हमको बताता है। उसने ये पूछा नहीं कि कौन कितनी दूर गिरेगा, उसने बोला कि टाइम किसको कितना लगेगा। तो आप देखोगे टाइम के लिए इक्वेशन क्या लगाते हैं, क्या टाइम के लिए हमको इक्वेशन वर्टिकल वाली लगानी पड़ती है, और वर्टिकल इक्वेशन हमको क्या बोलती है, y इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ a t स्क्वायर आएगा, a इन द वर्टिकल डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। y की वैल्यू आप माइनस h रखने वाले हो और a की वैल्यू माइनस g रखने वाले हो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट के लिए लगाया है, सेकंड के लिए लगाया है, या दोनों के लिए लगाया है? तो आप देखो कि ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों की बराबर है, दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि दोनों को कैसे फायर किया आपने, हॉरिजॉन्टली। और हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यूज किया था क्लास के टाइम पर कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, एयर टाइम, वो केवल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सो आप देखोगे कि यहाँ से जो टी की वैल्यू अपने को मिल रही है, टी की वैल्यू दोनों मोशन के लिए अपने को कितनी मिल रही है, √2h/g। तो अगर दोनों को सेम हाइट से आप फायर करोगे ना तो सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करेंगे। तो इसका मतलब T1 की वैल्यू भी यही आएगी, T2 की वैल्यू भी आएगी। सो दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करने वाले हैं। ज्यादा वेलोसिटी वाला ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि रेंज जो आता है x, उसमें हम u और t लिखते हैं, ux इंटू टी लिखते हैं। तो जिसका टाइम टाइम दोनों के लिए बराबर है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर गिरेगा जाकर के, लेकिन टाइम दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो ऐसा कोई टाइम ऑप्शन होगा जिसमें इक्वल टाइम पर बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, उसको मार्क कर दोगे। कोई कंसर्न कॉन्सेप्चुअल इश्यूज आ रहे हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं।
सिंपल है और ये आपको सीखना जरूरी है। आपने लिखा कैन वी रिजॉल्व वेक्टर्स ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड देन सॉल्व इट। आप शायद जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे होगे। बिल्कुल आप रिजॉल्व कर सकते हो वेक्टर्स को। सो यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व वेक्टर्स, ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस इन द डायरेक्शन यू लाइक कि वहां से आपको इजीली सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलते हैं एक body is thrown horizontally with velocity under root 2 gs from the top of a tower which is at height. It strikes the level ground through the foot of tower at a distance x from the tower. Find x. तो ये लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट, उससे रिलेटेड है। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये अपने पास एक टावर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ये एच हाइट का टावर है और आप पार्टिकल को थ्रो करते हो। पार्टिकल को कैसा थ्रो कर रहे हो? हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो यू वेलोसिटी से, और यू की वैल्यू अपने को दे रखी है। किस तरह का पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो करेगा। अपने को ये पता करना कि ये एक्स कितना है, लास्ट क्लास हम लोग बात कर चुके हैं। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, पहले वर्टिकल मोशन से टी निकालते हैं। जैसे ये लगाया गया वर्टिकल मोशन, तो यहाँ से टी का फॉर्मूला कितना आता है? अंडर रूट 2h/g। तो अब याद रख लो कि इसका भी जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2h/g। हाउ? क्योंकि जब अगर वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, दैट मींस वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, तो वर्टिकल इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट के इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी। सो हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो x कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, x जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो x की वैल्यू u इंटू टी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो u कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कितना आंसर बना देगा? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो u और t आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x जो आने वाला है वो u इंटू टी के बराबर आने वाला है। u की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2gh, और t कितना निकाला गया? अंडर रूट 2h/g। अब देखो रूट जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2h के बराबर आ जाएगा। एक ऑप्शन होना चाहिए 2h, वही अपना आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सो इनिशियली आपको इक्वेशंस थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, लेकिन अगर उनको यूज करना स्टार्ट करोगे तो इजी रहता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उसमें कैसा इक्वेशन बनाया था? पहले एक y बनाया था, फिर y में t रखने के लिए बोला था, y की वैल्यू -h। एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे किया है। ये y वाली इक्वेशन थी, इस y वाली इक्वेशन में -h लिखा, u को 0 रखा, तो t की वैल्यू ये निकल आई। तो ये ऐसा फॉर्मूला भी हो गया। तो जब किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे तो कितना टाइम लगता है? अंडर रूट 2h/g याद रख सकते हो। और साथ ही अब तक ये इंटरनलाइज हो रहा होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वर्टिकल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो अंडर रूट 2h/g रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से बेटर लेवल का डीपीपी कह सकते हो, आपने बोला था रेटिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इट सेज अ पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी v0 in a plane is subjected to a constant acceleration in the same plane। अब तो इसी के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, बहुत तरह से एप्लीकेशन वो पूछ सकता है घुमा फिरा करके। अपने को लिंक करना आना है। इसने बोला कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है किसी एक प्लेन पे। लेट्स से प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन, प्लेनर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारा प्लेनर मोशन होता है। इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द सेम प्लेन। तो फिर आपको क्लिक करेगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, g होता है, डाउनवर्ड होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इन अ प्लेन। और ये उसी की बात बोलने की कोशिश कर रहा है और उसी जैसे के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। देन आगे बोलता है इन जनरल पाथ कौन सा आने वाला है। तो आप देखोगे, इसके बारे में थोड़ा सा और बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखो, जब कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा और प्लेन में मोशन हो रही है, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल हुआ, तो जैसे आपने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी अगर हमने किसी एंगल पर थ्रो किया तो ये किस तरह के पाथ पर चलता है? पैराबोला वाले पाथ पे चलता है। तो 2 डायमेंशनल मोशन अगर कभी हो रहा हो
और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पाथ पैराबोला बनता है। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोजेक्टाइल की डीपीपी कर रहे हैं, तुमको पैराबोला आंसर करना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप दे रहे होगे तो उसमें नहीं लिखा होगा कि ये डीपीपी प्रोजेक्टाइल की है या डीपीपी लीनियर मोशन की है, किसकी है। तो अपने को क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करना सीखना है। तो जब कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी प्लेन पर दी गई हो, ये सारा कुछ एक ही प्लेन पे चल रहा हो, तो फिर पैराबोला बनता है इन जनरल। लेकिन एक केस और ऐसा भी है, देखो कौन सा केस, जब आपने वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन यानी एक्सेलरेशन के पैरेलल बनाई, या तो ऊपर या तो नीचे, तो अगर आपने इधर वेलोसिटी बनाई तो ये कौन सा पाथ होता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो जब कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा तो दो पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। तभी इसने क्वेश्चन ने पूछा कि इन जनरल कौन सा पाथ बनता है, और 2D प्लेन वाला कॉन्सेप्ट याद रखने के, तो प्लेन वाली बात करेगा तो फिर ये बनेगा, क्योंकि ये 2D है और ये 1D है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ दोनों मोशन। सो ये दोनों मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस हैं, और प्लेन वाली बात करेगा तो पैराबोला बोलेंगे। दोनों ऑप्शन देगा तो हम दोनों बात करेंगे, अगर प्लेन नहीं बोलता है तो 1D भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन एज वेल एज पैराबोला। यहाँ पर सिंस उसने इन जनरल बोला है और प्लेन के बारे में बोल रहा है, तो हम पैराबोला को मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन भी दिया है, तो हम स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे इसलिए चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने प्लेन वर्ड यूज किया है, पहली बात। दूसरी बात, उसने इन जनरल पूछा है, तो इन जनरल एक थीटा जीरो नहीं होगा, थीटा एक पर्टिकुलर केस में 0 या 90 डिग्री होता है, और सिंगल चॉइस है, तो हम बी को ना मार्क करके सी करेंगे। अगर वो इन जनरल नहीं बोलता, मल्टीपल चॉइस होता है, तो हम स्ट्रेट लाइन भी लगाते हैं और पैराबोला भी लगाते हैं। सर्किल नहीं बनाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन नॉट फॉर्म अ सर्कल। देखो ऐसे इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो कोई स्टूडेंट इसका आंसर देखेगा कि अरे ये प्रोजेक्टाइल पैराबोला है, और आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो ये ट्राई करने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि क्या केवल पैराबोला ही बनेगा, क्या हम और स्ट्रेट लाइन को समझ सकते हैं, तो आपने ये समझा, तो इसका मतलब आपने थोड़ा सा बेटर तरीके से ट्राई किया क्वेश्चन। थर्ड लेवल या हायर लेवल का ट्राई ये होता है कि आपने केवल ये दो नहीं देखे, आपने ये भी देखा क्या ये सर्कल बन सकता है। फिर आपको लगेगा नहीं बन रहा है, आंसर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे दिमाग में एक पॉइंट आ गया है, या हमने अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखा कि जब कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना, तो सर्कल नहीं बन सकता है। इसका मतलब है एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हुए कभी सर्कल नहीं बना सकता है, ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। क्या वो हाइपरबोला बना सकता है? नो। So that means whenever the particle is moving with a constant acceleration, it can create only this 1D motion, that means straight line, या फिर ये पैराबोला। इससे अपने को और डीपर फीलिंग आती है कि यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या क्या फीजिबिलिटीज हैं। तो जब आप क्वेश्चन को ट्राई करो तो सारे ऑप्शंस को देखो और एनालाइज करो, तभी इसका मीनिंग है। केवल आंसर निकाल करके आगे बढ़ने से आप को उतना फायदा नहीं मिलेगा। आपने कुछ लिखा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा है, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा ग्राफ यूज करना है जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आदित्य देखो क्या है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत सीरियस है, और बहुत जनरल क्वेश्चन है कि जनरल इन द सेंस कि सभी को इनिशियली फीलिंग आता है कि हमको कौन सा ग्राफ यूज करना अपने को नहीं पता चलता है। अगर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करके, तो इसका मतलब है उससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाइफ में किए होंगे, तो वो क्लिक करता है कि हमको क्या करना है। आपको क्या है, वो क्लिक करने के लिए कुछ प्रैक्टिस इनिशियली टफ जाएगी, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ओवर द टाइम जरूर आपको विजुलाइज होना स्टार्ट करेगा। तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा होता है तो पहले अपने को सीखने होता है कि जो बताया गया क्लास में उसमें क्या दिखाया, किस तरह से अप्रोच किया, क्या क्या वर्ड्स बोले, उस वर्ड्स की मीनिंग क्या थी, उसी चीज को बार बार पढ़ना होता है। तो जितना कराया गया है क्या आप उतना कर पाते हो, जब उतना कर पाते हो तो फिर आप देखोगे थोड़ा सा और नया क्वेश्चन भी हम ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्राई करो, नहीं भी होता है तो उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक करोगे, तो फिर आपको क्लिक करेगा कि यस ऐसा किया गया है। कीप दैट इन माइंड, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब इस तरह से स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ते हो, कपल ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर क्वेश्चन उन्हीं में से आना स्टार्ट होता है, तो आपको क्लिक करने लगता है। धीरे धीरे फिर नई चीजें भी क्लिक करना स्टार्ट होती हैं। तो इट टेक्स टाइम एंड इट विल डेफिनेटली अकर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिनको बहुत फियर था, बिल्कुल कुछ नहीं समझता था,
अपने आप में जितना बता दो उतना समझता था, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने इम्प्रूव किया और उनको समझना स्टार्ट होता है। साइंस इसी तरह से आगे बढ़ती है। सो ये मत सोचो कि आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके साथ कुछ फॉल्ट है। बस आप फॉल्ट क्रिएट मत करो, दैट मीन्स प्रैक्टिस कम मत करो, लर्निंग में फोकस मत कम करो, स्टडी टाइम मत कम करो, इस पर आप उनको बढ़ा करके रखो, यू विल गेट इट वन डे। और एटलीस्ट जितना बताया गया उतना सीख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं, सिमिलर टाइप के आते हैं, नंबर बदलते हैं केवल। यू हैव टू मेक द विजुअलाइज डायग्राम। हाँ, तो ये सब कोशिश करनी होती है आपको, ओवर द टाइम स्लोली गेन होता है, और गेन डेफिनेटली होता है, बिलीव मी। आपने लिखा है आंसर गिवन इज बी एंड सी एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई इट कांट बी अ सर्कल। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया गया है? बी एंड सी दोनों दिए हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीपल होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मल्टीपल होगा तो हम दोनों लगाएंगे, सिंगल चॉइस होगा तो फिर एक लगाएंगे। मल्टीपल आएगा, जैसे यहाँ पर सिंस ये डीपीपी था तो मल्टीपल भी अलाउड है, तो फिर हम बी को भी लगाएंगे मल्टीपल में, आई टोल्ड यू। और अगर सिंगल चॉइस होता, सपोज कर लीजिए सिंगल चॉइस होता, दोनों ऑप्शन आगे होते, तो वहां पर आपको डिलेमा होता कि हम किसके साथ जाएं। तो उसमें हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो केस होता है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए होता है, जबकि ये सभी थीटा के लिए होता है, मतलब थीटा 0 से लेकर के 90 तक। तो कौन सा जनरल में बड़ा है? ये ज्यादा ब्रॉडर केस है। जो ज्यादा ब्रॉडर केस होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इन केस अगर दो में से एक चूज करना हो तो। और इन जनरल अगर आपको दोनों ऑप्शन देता है, मल्टीपल देता है, तो हम दोनों लगाएंगे। तो इसलिए बी और सी को मार्क कर देंगे। इसने बी और सी आंसर दिया है, इसको मतलब हम इस डीपीपी में मल्टीपल आंसर लेने के लिए रेडी है। सर्किल क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। अभी आपके दिमाग में ये आ जाएगा क्यों नहीं हो सकता है, इसका आंसर हमको फ्यूचर में मिलेगा। नहीं हो सकता है वो इस क्वेश्चन में अपने को पता चल गया। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि सर्कल कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे सर्कल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। क्या वहां पर हमको वेरिएबल एक्सीलरेशन की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है? आप पाओगे यस। आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर अपना डायरेक्शन बदलता है, आई मीन सेंटर फिक्स होता है लेकिन सेंटर के लिए वो डायरेक्शन बदलती रहती है। हालांकि हम सर्कल पे नहीं जाना चाहते, बट आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा आइडिया जरूर दे देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो कोई भी वेक्टर अगर हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा तो क्या वो कांस्टेंट हो सकता है? आप आगे गए तो इधर हो गया वेक्टर, फिर आप इधर गए तो वेक्टर इधर हो गया, इधर गए तो एक्सेलरेशन इधर हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर डायरेक्शन बदलता है इसका मतलब वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन में चलने के लिए सेंट्रीपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ रहता है जिसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, इसलिए वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। इसलिए पाथ सर्कल नहीं हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हाँ, फोर्स टूवर्ड सेंटर एक्ट करता है, यस। तो हम लोग अभी फोर्स और उस तरह की चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, और जब टाइम आएगा तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन ब्लर्ड हो गया है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा टैकल किया था? 8th। 9th के बारे में बात करते हैं। सीन्स लाइक हम लोग बहुत स्लो हो गए, या फिर टाइम कम है। स्क्रीन ब्लर्ड हो तो मैं रीशेयर करता। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने बोला मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल बताइए, और ये वाई एक्स और वाई का रिलेशन दिया गया। आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो किया गया, इस तरह क्वेश्चन उन्होंने डील किए हुए हैं। वाई की अपने को मैक्स वैल्यू बतानी है। आपके पास कई सारे तरीके हैं, वाई को डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दी इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक्स कौन सी इक्वेशन लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई क्या लिखा हुआ है? वाई लिखा हुआ है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे आप कंपेयर करा सकते हो इनको। देखो, इसको कंपेयर कराना एक और पॉइंट मैं बोल देता हूँ इसको। अभी यहाँ पे थोड़े से इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट इक्वेशन इससे सिमिलर टाइप की जा रही है। दैट मीन्स वाई क्वाड्रेटिक है, एक्स ऐसा है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। बट जब आप इसको जब कंपेयर कराओगे, सपोज करो कंपेयर कराओगे, तो आपको टी के स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू आप 10 लोगे तो ये 5 आना चाहिए, इसने 5 दिया नहीं है।
इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल है ही नहीं, मतलब ग्रेविटी को ये यूज ही नहीं कर रहे, तो इसलिए जी हमारा नहीं है वहां पर। तो आप ऐसा करो, जी की जगह कुछ और जी डैश लिख लो और जी डैश की वैल्यू से कंपेयर करा लो, वो भी चलता है। और या फिर आप ऐसा करो कि आपके पास एक्स और वाई है, आपको वाई की मैक्सिमम, इसने क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, a ball is projected from certain point on a horizontal surface of a planet। अच्छा, ये दूसरे प्लानिट की बात हो रही है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन आपने रिलेट की ना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बोली, तो उसका जी डैश आप निकाल सकते हो, जी डैश के हिसाब से बात कर सकते हो। हाँ, आपने सही पकड़ा। तो इन इक्वेशन को कैसे कंपेयर करोगे, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस टी, वो मैंने पढ़ा नहीं इसलिए ऐसा होगा। तो जी डैश, लेट्स से उस प्लानिट का ग्रेविटी जी डैश है, तो वो जी डैश भी तो अपने को पता करना पड़ेगा। अब इनको कंपेयर करा लो, क्या मिल जा रहा है, u cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10√3, u sin थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, 10, और g डैश बाई टू की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। तो अगर आपसे पूछता है कि उस प्लानिट में ग्रेविटी कितनी है, हम बोलेंगे 2 है, तो उस प्लानिट के बारे में भी बता देंगे। हालांकि उसने मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप जानते हो केवल ये इक्वेशन हमारे लिए सफिशिएंट रहती है, तो ये इक्वेशन पकड़ो, इसको मैक्सिमाइज कर लो। तो बेसिकली क्या करना अपने को, इसको मैक्सिमाइज करना, दैट्स ऑल। अगली लाइन में आपका आंसर है, डिफरेंशिएट करके 0 करो, टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू वापस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। We can differentiate by component, yes yes, so that's very simple one। उसको x की जरूरत नहीं, प्लानिट की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना काम करना अपने को, इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट्स डन। बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, उसकी ग्रेविटी भी बता सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बता सकते हो, वो सारा कुछ कर सकते हो। ओके, एक दो क्वेश्चन और जल्दी से पिक कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 था। This 10 says कि a bag is dropped from an aeroplane flying this constant speed, air resistance ignore where it is going to fall। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आईटी में बहुत पहले आता था, आ भी चुका है, पहले एडवांस लेवल पे आया हुआ था। सो ये इसको 10th को कैसे आंसर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन। इट सेज कि आपके पास एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन कैसा चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो एरोप्लेन अपने के पास इंजन होता है, इसलिए वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर सकता है। आपने क्या किया, यहाँ से बैग को फ्री किया, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे हम बैग को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो बैग भी किस वेलोसिटी से जा रहा था, यू वेलोसिटी से। तो अभी भी ये यू वेलोसिटी से चलेगा छोड़ने के टाइम पर। आपने देखा होगा, आप जब ट्रेन से उतरते हो ना, चलती हुई ट्रेन से, तो आप आगे की तरफ दौड़ते रहते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी होती है। तो जिस समय आप प्लेटफॉर्म छोड़ते हो ना, या पार्टिकल कोई प्लेटफॉर्म छोड़ता है, तो उसकी वही वेलोसिटी होती है जो प्लेटफॉर्म की होती है। लेकिन ये प्लेन के पास तो इंजन था, इस बैग के पास तो इंजन है नहीं, इसलिए वो सीधा तो नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा, ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाएगा, और कभी ना कभी ग्राउंड को हिट करेगा जाकर के। अपने को ये बताना है कि जब ये हिट कर रहा होगा, उस समय प्लेन कहाँ पर है। तो क्या प्लेन इसके जस्ट ऊपर है, या फिर प्लेन आगे निकल चुका है, या फिर प्लेन पीछे चल रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं बैग के रिस्पेक्ट में प्लेन क्या है, प्लेन के रिस्पेक्ट में बैग कहाँ पर है। सो आप पाओगे कि अगर अपने को ये पता करना है, तो हमने को ये देखना होगा कि लेट से कि टी टाइम के बाद, टी नॉट टाइम के बाद बैग ग्राउंड को हिट किया, एच हाइट पर अगर छोड़ा होता है, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, √2h/g, हम लोग भी निकाल चुके हैं। तो अगर टी नॉट टाइम के बाद हिट करता है, तो प्लेन कितना चलेगा, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन, दैट इज गोइंग टू बी u into t नॉट। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैग, आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बैग भी होगी u into t नॉट। इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला कि डिस्प्लेसमेंट प्लेन का हो या बैग का हो, दोनों बराबर रहेगा। दैट मींस जितना बैग आगे हॉरिजॉन्टली जाएगा, प्लेन भी उतना ही आगे हॉरिजॉन्टली जाएगा, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब जब ये लैंड कर रहा होगा, तो दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब कहां पर होगा, जस्ट बिलो होगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन द बैग हिट्स द ग्राउंड। तो आप ऑप्शन दिया अहेड ऑफ द बैग, आप बोलोगे नहीं। डायरेक्टली अबव द बैग, यस, डायरेक्टली अबव द बैग होगा। फार फार बिहाइंड, नो, डोंट, सफिशिएंट नहीं है डाटा, है सफिशिएंट, हम बोलेंगे जस्ट अबव होगा।
तो इसका मतलब बैग हमेशा उसके नीचे नजर आएगा अगर एयर रेजिस्टेंस गायब किया है तो। सो क्या यूज किया गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। और अगर टाइम के बारे में पूछेगा तो टाइम का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो हम बता भी सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे फॉल करेगा एंड ऑल दैट। तो ये जो डिस्टेंस x है वो हम बता सकते हैं, u इंटू टी नॉट। कॉपी कर लीजिए, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है क्योंकि देखो क्या होगा ना, अगर आपने पहले लर्न नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो आपका कॉमन सेंस कुछ और ही बोलेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, जैसे चाहे वो बुलेट मंकी को लगना हो, हंटर की बुलेट मंकी को लगना हो, तो आपको ऐसा लग सकता है नहीं यार, हो सकता है उसको हिट करे, हो सकता है मिस कर जाए, हम कैसे कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किस एंगल पे फेंका गया है, हालांकि उसने एंगल बता दिया था, किस यू से फेंका गया उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपके पुराने वाले सेंस काम कर रहे होंगे, उनको उनको हटा करके अपने को साइंटिफिक सेंस लेके आना है। एक बार आपने प्रूफ कर लिया, अब याद रखना है कि ऐसा कभी होता है तो उसको हेट करता है, क्यों, लॉजिक से आपको बताया गया। सिमिलरली जो अभी आपने देखा था कि ये दो पार्टिकल्स को अलग अलग वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, तो कौन सी बुलेट ग्राउंड को पहले हिट करेगी। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो फास्ट जा रहा है वो जल्दी हिट करेगा। फिर आपको देखना है नहीं, दोनों के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर है, पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, उसका हॉरिजॉन्टल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो सेम टाइम लगने वाला है। तो फिर आपके नए सेंसेशन क्रिएट होंगे, और फिर आप फ्यूचर में जो इनको यूज करोगे तो आपके आंसर सही आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो लास्ट में हम लोगों ने किया, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर है, वो पूछ लेता है क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोग गलत आंसर देने वाले हैं। इसके बाद आपके पास और भी क्वेश्चंस थे, और हम लोग अभी इनको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप ट्राई कीजिए इनको, और जरूरत पड़ती है तो हम लोग वीकडेज में भी डिस्कशन सेशन लगा लेंगे। एंड आई बिलीव, और आपको भी फील आ रहा होगा कि हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे आपको फायदा हो रहा होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और आपको चीजें नहीं आ रही होती तो सीखता है, लिंक करना सीखता है, और अपने को लिंक करना सीखना बहुत जरूरी है। जैसे प्लैनेट से लिंक किया गया, ये वेलोसिटीज को लिंक किया गया एंड ऑल दैट। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आपका भी क्लास का टाइम है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी इंक्लाइंड प्लेन वाला पढ़ेंगे, तो ये जो 19th आपने पूछा था इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आप चाहोगे तो हम लोग डीपीपीस को एक दो दिन दे करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, so that's all for the day. If you have any quick query you can ask, otherwise done for the day. Yes, thank you everyone, have a good day, bye.